नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप सोनी, आपका फैमिली फिजिशियन। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज मेलाइटस। दोस्तों, ये टॉपिक आज के जमाने में सबसे उभरती हुई, सबसे ज्यादा खतरनाक बढ़ती हुई बीमारी का नाम है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस का लिटरल मीनिंग क्या है? डायबिटीज का अर्थ है लॉट्स ऑफ यूरिन, यूरिन फ्लो, और मेलाइटस का अर्थ है मीठा, यानी कि स्वीट। तो डायबिटीज मेलाइटस का टोटल मीनिंग हुआ मीठा यूरिन। क्योंकि क्या होता है कि डायबिटीज में यूरिन के साथ में ग्लूकोज बहता है, उसकी वजह से टेस्ट स्वीट हो जाता है। तो इसलिए इसका लैटिन नेम रखा गया डायबिटीज मेलाइटस। दोस्तों, इसे एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है साइलेंट किलर? कि बाकी बीमारियों की तरह ये अचानक से अपना इफेक्ट नहीं दिखाता। ये सालों साल आपकी बॉडी में रहता है, दीमक की तरह आपकी बॉडी को खोखला करता है, एक एक ऑर्गन को डैमेज करता है, और इसी के साथ में आपके लिवर पे, आपके हार्ट पे, आपकी किडनीज पे, आपकी नर्व्स पे एक एक करके उनको डैमेज करता है। इसलिए साइलेंटली अपना काम करते हुए चलता है, इसलिए साइलेंट किलर से कहा जाता है। अब अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 550 मिलियन डायबिटीज के केसेस डायग्नोज हो चुके हैं, जो कि बहुत ही चिंताजनक विषय है। इंडिया की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से करीबन 10.1 करोड़ डायबिटीज के पेशेंट इंडिया में ऑलरेडी डायग्नोज हो चुके हैं, यानी कि करीबन हर 10 में से एक पेशेंट डायबिटिक है। अब देखिए दोस्तों, डायबिटीज जो है ये एक अलग से बीमारी नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ ए मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स एंड डिजीजेस। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? पहला है आपका एब्डोमिनल ओबेसिटी, यानी कि सेंट्रल ओबेसिटी। दूसरा है कि आपका बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई है वो 25 से ऊपर हो। तीसरा, आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा हाई हो, हाई ट्राइग्लिसराइड्स। चौथा है लो एचडीएल, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में लो हो। फिर है हाई ब्लड प्रेशर, हाई फास्टिंग ब्लड शुगर, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग और इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब दोस्तों, डायबिटीज के बारे में समझने से पहले हमें सबसे पहले प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा इंसुलिन है क्या, क्योंकि सारा खेल इंसुलिन के आसपास हो रहा है। तो इंसुलिन बेसिकली एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो 51 अमीनो एसिड से बना हुआ है। इसकी एक चेन ए और चेन बी होती है, जो कि पॉलीसल्फाइड डाइसल्फाइड बेसिस से जुड़ी होती है। इसे सिक्रीट करता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट होता है। अब इंसुलिन करता क्या है? इंसुलिन बेसिकली अगर मोटे मोटे अगर ब्रॉडली अगर बोला जाए तो आपकी जो बॉडी की सेल्स है और जो ब्लड में ग्लूकोज है उसके बीच में कनेक्शन है। जो ब्लड ग्लूकोज है वो अगर बॉडी के सेल में हमें जाना है तो उसके लिए इंसुलिन का होना आवश्यक है। इसे आप यूं समझिए कि मानिए कि आपके बॉडी में जो ग्लूकोज है, जो हम खाने के बाद में जो बॉडी में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, वो मान लीजिए एक चोर है, एक थीफ है, और जो इंसुलिन है वो एक पुलिस है, और जो हमारी सेल है वो एक जेल है। तो अगर ग्लूकोज को सेल में पहुंचाना, यानी कि अगर चोर को जेल में पहुंचाना है तो पुलिस की जरूरत पड़ेगी, यानी कि इंसुलिन की। तो सारा का सारा डायबिटीज इंसुलिन पे ही बेस्ड है। इंसुलिन की कमी या इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज कैसे होती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब डायबिटीज के बारे में बात करने से पहले हमें बात करनी पड़ेगी कि डायबिटीज के कितने टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों, ब्रॉडली 5 टाइप्स ऑफ डायबिटीज होती है। नंबर 1 है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज में बेसिकली ये यंग पेशेंट्स में होती है, और इसमें इंसुलिन या तो बिल्कुल नहीं होता या ना के बराबर बॉडी प्रोड्यूस करती है। अब इसका कारण क्या है? दोस्तों, ये तो जेनेटिक कारण होगा, या कई बार क्या होता है ऑटो इम्यूनिटी की वजह से बॉडी जो है वो पैनक्रियास में जो बीटा सेल्स होती है उसको सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेती है कई बार। तो उसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता, उसकी वजह से टोटल फेलियर ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन हो जाता है। उस वजह से टाइप 1 डायबिटीज होती है। सेकंड है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि ये धीरे धीरे 35-40 की एज से शुरू होती है, और जनरली ये शुरू होती है आफ्टर इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा है, बट जो टारगेट ऑर्गन है, जो सेल है, उस पे वो प्रॉपर्ली इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है। इस वजह से जो इंसुलिन होने के बावजूद जो ग्लूकोज है वो सेल में नहीं पहुंच पा रहा है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसके कारण अगेन जेनेटिक कारण एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि हमारा जो इनएक्टिव लाइफस्टाइल है। आज के जमाने में लोग बिल्कुल चलना फिरना बंद हो गया है, कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है, 24 घंटे हम बैठे रहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है सेंट्रल ओबेसिटी, यानी कि जो पेट पे जो एब्डोमिनल जो फैट है जमा होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कॉज करता है।
तीसरा कारण अगेन सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शंस, कुछ दवाइयां, कुछ इन्फेक्शंस की वजह से भी इंसुलिन सेंसिटिविटी खराब होती है। दोस्तों तीसरा टाइप है गेस्टेशनल डायबिटीज। क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उसमें उनमें कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्लेसेंटा जो कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है कि जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो प्रभावित होती है, उस वजह से ब्लड शुगर हाई रहता है। तो ये अक्सर प्रेग्नेंट लेडीज में देखा जाता है। फिर बात होती है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग, यानी कि मूडी डायबिटीज। इसमें क्या होता है कि होता तो यंग एज में, बट इसके सिम्टम्स टाइप 2 डायबिटीज टाइप के होते हैं, इसकी जो फीचर्स है वो टाइप 2 टाइप की होती है। पांचवी वैरायटी है लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज ऑफ एडल्ट्स। ये बेसिकली एडल्ट्स में होता है, बट इसकी जो सिम्टम्स और फीचर्स है वो टाइप 1 डायबिटीज से मेल खाते हैं। तो ये तो हमारे हो गए ब्रॉडली डायबिटीज के टाइप्स। अब दोस्तों हम बात करते हैं अर्ली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। तो जैसे हमने पहले बोला था कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस अपने आप में एक प्रोसेस है, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे स्किन टैग्स, जगह जगह स्किन पे मस्से होना। एक आपका होता है एकेंथोसिस निग्रिकेंस। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपके गर्दन पे, आपके अंडर आर्म्स पे काफी हद तक ब्लैक पिगमेंटेशन देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है। उसके अलावा डायबिटीज के सिम्टम्स क्या है? एक्सेसिव हंगर, बहुत ज्यादा भूख लगना। ये क्यों होता है कि आपकी जो बॉडी की सेल है, आपकी बॉडी के सेल में ग्लूकोज नहीं पहुंच पा रहा है। ग्लूकोज ब्लड में तो है, बट इंसुलिन उसको सेल में नहीं भेज पा रहा है। इस वजह से एक्सेसिव हंगर, खाना खाने के बाद भी भूख लगती है, क्योंकि बॉडी के सेल्स में अभी तक एनर्जी नहीं पहुंची है। दूसरा है एक्सेसिव यूरिनेशन। अब एक्सेसिव यूरिनेशन, बार बार पेशाब लगना, बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ना। ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया है, उसका बॉडी का मैकेनिज्म होता है उसको फ्लश आउट करने का यूरिन के जरिए। तो उसको बार बार यूरिन से निकालने के लिए बॉडी यूरिन का वॉल्यूम बढ़ाती है, इस वजह से एक्सेसिव यूरिनेशन होता है। अब एक्सेसिव यूरिनेशन होगा तो डिहाइड्रेशन होगा, एक्सेसिव थर्स्ट यानी कि बहुत ज्यादा प्यास लगना, बार बार प्यास लगना, ये भी होता है। फिर से है ब्लडी विजन, यानी कि धुंधलापन आंखों में, और डिजीनेस, चक्कर आना। एक सिम्टम है टिंगलिंग एंड नमनेस ऑफ लिम्स, यानी कि हाथ पैरों में झंझनाहट होना, सुन्न होना। ये हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों होता है। फिर हमेशा थकान रहना, एक हमेशा फटीग की स्थिति में रहना, हाथ पैरों में वीकनेस रहना, ये बहुत कॉमन सिम्टम है। फिर सडन वेट गेन एंड वेट लॉस, अचानक से वजन बढ़ गया या अचानक से काफी वजन कम हो गया, ये भी एक डायबिटीज का इंपॉर्टेंट सिम्टम है। फिर सेक्सुअल डिस्फंक्शन, पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक बहुत बड़ा एक सिम्टम है डायबिटीज का। फ्रीक्वेंट स्किन इन्फेक्शंस, बार बार अगर स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, मतलब बार बार अगर आपको स्किन में फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, तो इसका एक शक जाता है डायबिटीज पे। फिर है बार बार यूरिन इन्फेक्शंस होना, खासकर लेडीज में अगर यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण आपका डायबिटीज हो सकता है। फिर है डिलेड वुंड हीलिंग, कि जो भी अगर हमें बॉडी में चोट लगती है वो नॉर्मल 5-7 दिन में ठीक हो जाती है, पर डायबिटीज के पेशेंट्स में 15-20 दिन, महीने भर तक इसमें ठीक नहीं होती। अब दोस्तों बात करते हैं डायबिटीज को डायग्नोस कैसे किया जाए। सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, 2 बार करना है हमें, एक फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, एक पोस्ट प्रांडियल खाना खाने के बाद। तो जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है उसकी नॉर्मल वैल्यू है 80 to 100, 80 से 100 तक अगर वो है तो वो नॉर्मल की रेंज में आएगा। अगर 101 से 125, 101 से 125 तक है तो ये इम्पेयर्ड यानी कि प्री डायबिटीज की श्रेणी में आएगा। और 126 से ज्यादा है अगर फास्टिंग, तो ये डायबिटिक श्रेणी में आएगा। उसी तरह जो खाना खाने के 2 घंटे बाद, जिसे पोस्ट प्रांडियल शुगर कहते हैं, वो उसका नॉर्मल रेंज है 120 से 140। अगर 140 से 200 है तो ये आपका प्री डायबिटीज में आ गया, और 200 से ऊपर जा रहा है अगर, तो ये डायबिटीज की श्रेणी में आ गया। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है HbA1c, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है? 5.7% तक अगर ये है तो ये नॉर्मल है, 5.7 से 6.4 तो ये प्री डायबिटीज है, और 6.4 से अगर ऊपर जाता है तो डायबिटीज की श्रेणी में आता है। दोस्तों डायबिटीज के टेस्ट में हम शुगर के साथ साथ हमें कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करना जरूरी है, लिपिड प्रोफाइल, किडनी फंक्शन टेस्ट करना जरूरी है, लिवर फंक्शन टेस्ट करना जरूरी है, थायराइड फंक्शन और यूरिन रूटीन का टेस्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि इन सभी ऑर्गन्स पे भी शुगर का इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज, कि डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है। तो कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस ब्रॉडली 2 श्रेणी में बोलेंगे हम इन्हें। एक होती है एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि तुरंत कॉम्प्लिकेशन जो तुरंत इफेक्ट दिखाती है। एक होती है क्रॉनिक, जो लंबे टाइम तक रहती है। तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है कि सडनली आपकी ब्लड शुगर इतनी बढ़ जाती है या इंसुलिन इतना कम हो जाता है कि वो आपको आईसीयू तक पहुंचा सकता है। तो इसमें 2 बीमारी होती है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, एक है HHS यानी कि हाइपरओस्मोलर हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट।
ये दोनों बीमारियों में ये ज्यादातर पाई जाती है टाइप 1 डायबिटीज में। जो डायबिटिक कीटोसिडोसिस है, इसमें क्या होता है कि शुगर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बॉडी उस पर इफेक्ट रिएक्ट नहीं कर पाती, और उस वजह से बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होना, बहुत ज्यादा शॉर्ट ब्रीदिंग होना, और इस तरह के सीरियस सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत आपको आईसीयू में पहुंचना पड़ सकता है। फिर बात करते हैं क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस की। अब दोस्तों, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस भी दो टाइप की होती है। एक होती है मैक्रोवेस्कुलर, जो कि आपकी बड़ी ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट डालती है। एक होती है माइक्रोवेस्कुलर, जो कि छोटी ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट डालती है। तो मैक्रोवेस्कुलर की बात करें तो एग्जैक्टली क्या होता है कि जो हमारी बड़ी ब्लड वेसल्स है, उसमें जो एक्सेस जो ग्लूकोज है वो उसे डैमेज करता है, उसे ब्लॉकेज करता है। जो एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक्स जो होते हैं उसमें जमा होते हैं, उस वजह से ब्लड फ्लो आपका हैम्पर होता है। तो ये ब्रॉडली अगर आप बात करें तो एक तो होता है आपके जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई जा रही है, उसकी अगर ब्लड वेसल्स अगर प्लेक आ गया, उसमें ब्लॉकेज आ गया, तो आपकी ब्रेन की ब्लड सप्लाई हैम्पर होगी। उस वजह से ब्रेन स्ट्रोक जैसी खतरनाक चीजें भी देखी जा सकती है। फिर आता है कि अगर आपके हार्ट की ब्लड सप्लाई खराब हो गई, उसमें अगर आपके ब्लॉकेज आ गया, तो अचानक से हार्ट अटैक आना, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये भी देखा गया डायबिटीज पेशेंट्स में काफी ज्यादा। फिर होता है कि अगर आपकी जो हाथ पैरों की जो बड़ी ब्लड वेसल्स है, उसमें अगर ब्लॉकेज आ गया, तो जो प्रॉपर एंड ऑर्गन है, जो आपके जो पैर है, जो आपके हाथ है, उनमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। उस वजह से पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज नाम की बीमारी आपको हो सकती है। अगर माइक्रोवेस्कुलर मतलब कि छोटी कैपिलरीज के डैमेज की बात करें, तो इसमें भी 3-4 वैरायटी है। इसमें सबसे पहले आती है, जो सबसे कॉमन है, वो डायबिटिक रेटाइनोपैथी, यानी कि जो आपकी आंख का पर्दा है, जो रेटाइना है, इसकी ब्लड वेसल्स खराब हो जाती है। इसका जो पर्दा है ये खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव शुगर। फिर होती है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जो सबसे डेंजरस चीज है कि जो किडनी है, जो नेफ्रॉन्स है किडनी के, तो किडनी पे भी एक्सेसिव शुगर का बहुत ज्यादा डैमेज होता है, उस वजह से किडनी खराब होती है। फिर आती है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होता है, जो आपकी ब्लड बॉडी की नर्व्स है, न्यूरॉन्स है, उनमें डैमेज होना शुरू होता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव शुगर। अब ये भी दो टाइप की होती है, एक तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी और एक होती है ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्या होता है, तो बॉडी में झंझनाहट होना, हाथ पैरों में सुन्न होना, चींटियां चलना, ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। और जो ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी है, ये आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स है, इनकी नर्व सप्लाई को खराब करता है। तो अगर ये हार्ट की नर्व सप्लाई को खराब करेगा तो आपको हार्ट रेट ज्यादा होगी, इसको कहते हैं रेस्टिंग टैकिकार्डिया। फिर आपके आपके ये जो अगर इंटेस्टाइनल सिस्टम पे काम करेगा, तो आपको जो इंटेस्टाइन पे नर्व सप्लाई हो रही है उससे भी डैमेज करता है। उसकी वजह से डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस नाम की बीमारी होती है, जिसमें पेट क्लियर नहीं हो पाता। फिर है कि अगर आपके यूरिनरी ट्रैक्ट पे अगर ये काम करता है, तो आपके यूरिन रिटेंशन की प्रॉब्लम बढ़ती है, बार बार यूरिन आना, प्रॉपर यूरिन नहीं लग पाना। आपके सेक्सुअल डिसफंक्शन को ये कॉज कर सकता है। आपके जो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन है उसको ये खराब कर सकता है। तो ये होगी आपकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। और सबसे बड़ी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन अगर हम बोलेंगे डायबिटीज की, तो वो है डायबिटिक फुट। दोस्तों, क्या होता है कि जो हमारे जो पैर है, उसमें नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई दोनों खराब हो रही है डायबिटीज की वजह से। तो अगर ब्लड सप्लाई खराब होगी तो प्रॉपर न्यूट्रिशन वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, उस वजह से अल्सरेशन होगा, डैमेज होगा। और अगर नर्व सप्लाई खराब होती है, उस वजह से क्या होगा कि पैर में सुन्नता आएगी। तो अगर आपके पैर में कोई चोट भी लगी तो हमें कई बार पता नहीं चलता, उस वजह से वो चोट बढ़ जाती है। वो चोट आगे जाके गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है, और कई बार इस केसेस में पैर कटाना पड़ता है, या फिर इसमें आईसीयू में तक पेशेंट पहुंचता है, और कई बार उसमें डेथ भी हो सकती है। तो डायबिटिक फुट एक बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की। तो डायबिटीज के पेशेंट्स को अपने फुट केयर पे स्पेशल ध्यान देना चाहिए, समय समय पे अपने पैरों की जांच करते रहना चाहिए। ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि डायबिटीज का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो जो डायबिटीज की ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस है, वो HbA1c पे डिपेंडेंट है। तो जैसे मैंने बोला, 6.4 तक आपका नॉर्मल होता है। अगर 6.4 से 7 तक HbA1c है, तो हम पहले दवाई स्टार्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। अगर 7 से 9.5 या 10 तक है, तो हम ओरल मेडिकेशन शुरू करते हैं। और अगर 10 से भी ज्यादा है HbA1c, तो इन केसेस में पहले हमें इंसुलिन शुरू करके उसे नॉर्मल लाना पड़ेगा, फिर हम पेशेंट्स को ओरल मेडिकेशन पे शुरू कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा था, पहले हम बात करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आती है एक्सरसाइज। जो आजकल की जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, उस वजह से ये डायबिटीज के खतरे बढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, रोजाना 1 घंटा एटलीस्ट आपकी बॉडी को देना है। 1 घंटे में आप एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो कार्डियो बोलते हैं। इसमें साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, ये सब आ गया। दूसरा है कि हम योगा कर सकते हैं। तीसरा है कि हम वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। दोस्तों, वेट ट्रेनिंग यानी कि मसल की एक्सरसाइज। जितना ज्यादा आपका मसल मास होगा
उतना डायबिटीज का खतरा आपको कम होगा, क्योंकि मसल एक एक्टिव टिश्यू है जो कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। फिर बात करते हैं डाइट की। अब डायबिटीज में डाइट को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? एक सिंपल पैरामीटर है कि जो भी हमने खाना खाया वो हमारी शुगर को कितनी स्पीड से बढ़ा रहा है। तो जिस खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है वो खाने की शुगर को तुरंत बढ़ाएगा खाते ही, वो हमें नहीं लेना है। और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है वो खाने को, शुगर को धीरे धीरे आपकी बॉडी में बढ़ाएगा, उस वजह से आपकी शुगर में ठीक रहेगी आपकी शुगर। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमें अवॉइड क्या करना है। तो एक बेसिक चीज है शुगर। हर फॉर्म में शुगर को अवॉइड कीजिए। ये आपकी, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, ये सीधा आपकी बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और आपका शुगर बहुत तेजी से बढ़ाती है। फिर है फ्राइड फूड। किसी भी तरह का तला भुना खाना आपके बॉडी में बहुत कैलोरी डेंसिटी करता है, कैलोरी ज्यादा होती है इसमें, ये शुगर बढ़ाता है। आपको ज्यादा फ्रूट जूसेस नहीं लेने हैं, अल्कोहल नहीं लेना है, मैदा नहीं लेना है, मैदे से बनी ब्रेड नहीं लेनी है, बिस्किट्स अवॉइड करने हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत ज्यादा शुगर होती है, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए, शेक्स अवॉइड कीजिए। जो आपका प्रोसेस्ड फूड है इन टोटल, जो जनरल जंक फूड है उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट जिस खाने में है, जैसे चावल हुआ, आलू हुआ, इन चीजों को आपको लिमिट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि हम खा क्या सकते हैं। तो खाने में डायबिटीज पेशेंट को आपकी मात्रा में स्प्राउट्स का अच्छी मात्रा में सेवन करना चाहिए। स्प्राउट्स खाइए, सैलेड खाइए। जो हम रोटी खाते हैं वो मल्टीग्रेन रोटी खाइए। आटा और मैदा और चावल की जगह आप मल्टीग्रेन खाना खाएंगे, मल्टीग्रेन रोटी खाएंगे तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है। प्रॉपर हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, पानी खूब पीजिए। प्रोटीन युक्त चीजें ज्यादा खानी है, जैसे दाल, आपके लो फैट डेयरी हुआ, आपके हेल्दी फैट्स हुए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हुए, ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स आप खा सकते हैं। अब अगर फ्रूट्स की बात की जाए तो दोस्तों फ्रूट्स में भी 3 तरह के फ्रूट्स होते हैं। एक होते हैं जिनमें इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, जैसे आपके तरबूज, वाटरमेलन हुआ, पाइनएप्पल हुआ, इनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत होते हैं, ज्यादा शुगरी फ्रूट्स होते हैं, तो इनको आप अवॉइड कीजिए। दूसरी कैटेगरी होती है कि आपकी जो मीडियम ग्लाइसेमिक रेंज वाले, जैसे कि आम हुआ, केला हुआ, संतरे हुए, ये आप कुछ लिमिटेड मात्रा में खा सकते हैं। और तीसरे फ्रूट्स कैटेगरी आती है इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है, यानी कि आपकी शुगर को काफी देर से बढ़ाते हैं। इसमें आगे आपका सबसे इंपॉर्टेंट होगी एप्पल, पपाया, अमरूद, आपका ये स्ट्रॉबेरीज, जामुन, ये फ्रूट्स आप अच्छी मात्रा में खा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब अगर आपका HbA1c इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है या 7 से 10 के बीच में है तो हम ओरल मेडिकेशन शुरू करते हैं, ओरल टैबलेट्स। ओरल टैबलेट्स की भी 4-5 कैटेगरीज होती है। अगर आप ब्रॉडली बात करें तो सबसे कॉमनली दिया जाने वाला तो मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन बाइगोनेट कैटेगरी में आता है। ये आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। फिर सेकंड मोस्ट कॉमन आपका सल्फोनाइल यूरियाज। ये आपकी बॉडी में, जैसे आप जो इसका एग्जांपल है ग्लिमिप्राइड, ग्लिपिजाइड, ये जो दवाइयां होती है ये बॉडी में इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाती है। फिर तीसरी कैटेगरी होती है थायाजोलिडिनिडायोन्स, यानी कि पायोग्लिटाजोन इसका एक कैटेगरी है, एक कॉमन दी जाने वाली ड्रग है। फिर कुछ DPP-4 इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे कि सीटाग्लिपिन, विल्डाग्लिपिन, ये भी कॉमनली दिए जाते हैं। फिर एक कैटेगरी है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, यानी कि वोग्लिबोज, एक्केरबोज, ये भी एक बहुत ही कॉमनली दी जाने वाली दवाई है। फिर कैटेगरी आती है SGLT2 इनहिबिटर्स की। ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी में यूरिन के एक्सक्रिएशन को बढ़ाते हैं, ग्लूकोज को यूरिन में, उस वजह से आपकी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज वो कम होता है। ये भी इसमें एग्जांपल्स है डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्फाग्लिफ्लोजिन। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो दवाइयां होती हैं इनको साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे कुछ दवाइयों से आपका वेट गेन होगा, कुछ से वेट लॉस होगा, कुछ से वाटर रिटेंशन होगा, कुछ से यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये दवाइयां आप अपने आप ना लें, अपने डॉक्टर के परामर्श के बाद ही लें। अब अगर ओरल टैबलेट से आराम नहीं मिल रहा है तो फिर हमें स्विच करना पड़ता है इंसुलिन पे। दोस्तों इंसुलिन से काफी लोग इंसुलिन के नाम से घबराते हैं। इंसुलिन कोई दुश्मन नहीं है। अगर डायबिटीज को कंट्रोल करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी ने निभाई है तो वो इंसुलिन है। इंसुलिन भी अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 4 प्रकार का होता है। एक होता है आपका अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, यानी कि जो तुरंत असर करता है। इसका एग्जांपल है लिस्प्रो, एस्पर्ट, ग्लूलिसिन। ये बॉडी में खाना खाने से 5-10 मिनट पहले दिए जाते हैं, उनका पीक एक्शन जल्दी आता है। फिर दूसरी वैरायटी होती है शॉर्ट एक्टिंग, जो थोड़ा सा धीरे से एक्ट करते हैं। तीसरा है इंटरमीडिएट एक्टिंग, जैसे यानी कि इंसुलिन एनपीएच का एग्जांपल है। इनका पीक एक्शन आपका 4 से 12 घंटे तक आता है। चौथी वैरायटी है दोस्तों लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की। इसमें आता है आपका जो इंसुलिन लैंटस देते हैं, डेग्लूटिक देते हैं, ट्रेसिबा देते हैं। ये लंबे टाइम तक आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रखते हैं, लंबे टाइम तक आपके इंसुलिन बढ़ा के रखते हैं।
दोस्तों कुछ इंसुलिन की थेरेपीज होती है, थेरेपी के टाइप्स होते हैं, रेजिमेन होते हैं अलग अलग। जो सबसे कॉमन है वो है बेसल बोलस रेजिमेन। इसमें क्या होता है कि एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आपको रात को दिया जाता है जो कि 24 घंटे आपकी शुगर को कंट्रोल रखता है, और बाकी 2 या 3 बार, हर बार एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन आपको हर बार डाइट के पहले दिया जाता है। एक आपका होता है स्प्लिट मिक्स रेजिमेन। इसमें क्या होता है 2 बार इंसुलिन लगता है, ये पहले से मिक्स होता है। इसमें एक रैपिड एक्टिंग और एक आपका इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन आपको साथ में कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, और इसको 2 बार दिन में दिया जाता है, बिफोर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर डिनर। तीसरा होता है स्लाइडिंग स्केल। ये जनरली हॉस्पिटल्स में एडमिटेड पेशेंट्स पे यूज किया जाता है। इसमें हर 3-4 घंटे में आपको शुगर दी जाती है। दोस्तों आजकल एक इंसुलिन पंप भी आ गया है जिसमें क्या करते हैं कि हम बॉडी में एक इंसुलिन के पंप को लगा देते हैं, तो बार बार इंसुलिन देने की जो समस्या है वो इससे रुक जाती है। कई लोगों को ये सूट करता है, कुछ लोगों को ये सूट नहीं करता है। अब बात करनी पड़ेगी आर्टिफिशियल स्वीटनेस के बारे में। आर्टिफिशियल स्वीटनेस आजकल मार्केट में काफी मात्रा में अवेलेबल है। इसमें जो बेसिकली जो कॉमनली दिए जाते हैं वो है स्पार्टिम, सैकरीन, सुक्रोलोज, स्टीविया एंड मोंक फ्रूट। आर्टिफिशियल स्वीटनेस को आप कम मात्रा में कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। बट अगर रेगुलर मात्रा में आप उसको ज्यादा मात्रा में अगर यूज करते हैं तो ये आपकी बॉडी में कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर सकता है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनेस को भी बहुत ज्यादा मात्रा में यूज नहीं करना चाहिए। फिर बात करते हैं कुछ चीजें जो इंसुलिन लेने वाले पेशेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए, शुगर के पेशेंट्स को, कि शुगर के पेशेंट्स में शुगर बढ़ना जितना खतरनाक है उतना ही खतरनाक है शुगर अचानक कम हो जाना, जिसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स क्या है? अचानक चक्कर आना, बेहोशी होना, हाथ पैर कांपना, पसीने आना। अगर ये सिम्टम्स आप में आ रहे हैं तो आप तुरंत अपने पास में कुछ शुगरी चीजें जैसे बिस्किट या ग्लूकॉन डी वगैरह रखिए, उनको लीजिए। तो ये थी डायबिटीज के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।